everyone, I am Anisha. Welcome to Upward Study. आज हम द हिंदू के सभी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज है 15 जुलाई और देखते हैं आज के सभी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। इस सेशन में मैं आपके साथ में जो है वो सिर्फ आर्टिकल्स ही डिस्कस नहीं करती हूँ, आपके लिए मैं इम्पॉर्टेंट MCQs जो करंट अफेयर्स के होते हैं या करंट अफेयर्स से निकले हुए स्टैटिक के होते हैं, तो मैं वो भी पूरे के पूरे कवर करती हूँ। तो इनके जो है वो एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है या इन टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है, तो मैंने वो आर्टिकल सभी इसमें इंक्लूड किए होते हैं। तो इसलिए आप जो है वो मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं आपको अच्छे से जो है वो ये सब चीज़ें करवा पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशन सेशन। तो हमारे पास आज का थॉट है कि विकल्प मिलेंगे बहुत मगर मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत ये कोट है। तो इसमें बोल रहे हैं कि बहुत से ऐसे आपके पास में रास्ते होंगे जो आपका जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप जो है वो आपने अपना एक अलग रास्ता चुना है, एक अलग मंजिल चुनी है, तो उस तक पहुंचने के लिए बीच में कई सारी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई सारे चैलेंजेस जो है वो आपके सामने आ सकते हैं। कई बार आपको ऐसा फील होगा कि नहीं छोड़ देते हैं, क्यों हम इतना हार्डशिप कर रहे हैं, है ना। तो कई सारी ऐसी चीज़ें भी आएंगी, पर आपको फिर भी आपके पास अगर संकल्प आपने किया है कि मुझे यही काम करना है, मुझे यही बनना है, मुझे IAS ही बनना है या मुझे UPSC क्लियर करना ही करना है, तो वही एक संकल्प काफ़ी है आपके लिए कि आप जो है वो एक IAS बन पाएँ। तो सबसे बड़ी बात, आप खुद पर विश्वास रखिए कि आप कर पाएंगे और यही विश्वास जो है वो आपको आगे तक लेकर के जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो हमारे पास पहला MCQ है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू इंडिया इन जून 2022। तो ये जो है वो हमने आर्टिकल जो है वो 2 दिन पहले डिस्कस किया था, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है 5.01, 6.01%, 7.01% या फिर 8.01%। आई होप आप सबने इसका आंसर दे दिया होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, 7.01% जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो जो NSO ने अभी एक जो डेटा रिलीज़ किया था उसमें बताया था कि जो हमारी रिटेल इन्फ्लेशन है वो हमें देखने को मिल रही है 7.0%। पहले 7.4% थी, पर 7.4% से ये 7.01% पर पहुंच गई है। मई मंथ में कितनी थी? 7.04%, और जून तक आते आते ये 7.01% हो गई। पर फिर भी ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। जो RBI आपका 2 से 6% के बीच में रखने का टारगेट होता है इन्फ्लेशन का, फिर भी ये 6% से जो है वो ज़्यादा ही है। इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। तो 4 प्लस माइनस करके हम इसको कर सकते हैं, +-2 जो है वो हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि गोटाबया इन सिंगापुर सेंड्स इन हिज रेजिग्नेशन। तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो भेज दिया है। तो जो भी पब्लिक है देखिए किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं या इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं इनके जो है वो रेजिग्नेशन को। तो उसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल था। बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की। तो इसमें आया है आपका कि फिजिकल डेफिसिट रेंड इन CAD अ कंसर्न, ठीक है। तो हमारे पास CAD क्या है? ये है करंट अकाउंट डेफिशिट, ठीक है। तो इस आर्टिकल को हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि क्या बेसिकली यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट किस तरह से ये ट्रेड डेफिशिट हमारा बढ़ रहा है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं इस ग्राफ को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है वो CAD जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। चलिए बात करते हैं कि हाउ करंट डेफिशिट अफेक्ट्स इकोनॉमी, किस तरह से इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं या करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है। देखिए क्या होता है, जब कंट्री में आपके इम्पोर्ट्स जो हैं, इम्पोर्ट्स जब आपके ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट से, तो जब आपके इम्पोर्ट ज़्यादा होते हैं एक्सपोर्ट से, तो उस समय में बात ये होती है कि हम जो है वो ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, कमाई कम कर रहे हैं, खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसके साथ में क्या होता है कि हमारी जो इकॉनमी है वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाती है और कंज्यूमर जो है वो प्रेफर करता है कि नहीं, मैं जो पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स मुझे इतने कॉस्टली पड़ रहे हैं उसके बजाय मैं इम्पोर्ट ही कर लूँ क्योंकि वो मुझे थोड़ा चीप पड़ रहा है, तो वो जो है वो इम्पोर्ट करना ज़्यादा प्रेफर करता है। तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में ये अनकॉम्पिटिटिवनेस जो है वो आना शुरू हो जाती है।
चलिए बात करते हैं इस आर्टिकल की। तो आर्टिकल में बोला है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कंट्री में वो रेजिलिएंट हो चुकी है ऑलमोस्ट 5 months इनटू द रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है। देखिए कैसे असर डाल रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है वो ऑयल प्राइसेस हमें देखने को बढ़ रहे हैं कि बढ़ गए हैं। ठीक है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ऑयल प्राइसेस की वजह से मैंने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है ना। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हुई, और उसी के साथ में बाकी सब चीज़ों में भी आपको जो है वो महंगाई देखने को मिल रही है। और इस महंगाई की वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बन रहा है ना। अभी भी मैंने आपसे डिस्कस किया कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहे हैं कंज्यूमर को रादर देन योर इम्पोर्ट्स। तो इम्पोर्ट करना ज़्यादा प्रेफर कर रहा है कंज्यूमर। तो ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो गया है जून में, बोला ऑल टाइम हाई ऑफ $26.2 बिलियन एज इम्पोर्ट सर्ज द पास $66 बिलियन। कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके बारे में पूरा आर्टिकल है। बोले कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो आपको देखने को मिली कि 7.01% पर थी जून में। मिनिस्ट्री एट्रीब्यूटेड इट टू मेजर्स taken by the government and the central bank as well as fears a global recession। ग्लोबल रिसेशन भी इसकी वजह से आ सकता है क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो है वो कम नहीं हो रहे हैं, है ना। तो वो सब चीज़ों की वजह से ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब हो रहा कि ये जो अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये एलिवेट जो इन्फ्लेशन में हमें देखने को मिल रहा है, इससे जो है वो ट्रेड डेफिसिट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इनको जो है वो यहाँ पर राइटर ने बोला हुआ है ट्विन चैलेंज। ट्विन चैलेंज यानी हमारे ये ट्विन चैलेंज जो है वो ये हमारी मिनिस्टर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने बोला है ट्विन चैलेंज। किसको? एक तो इन्फ्लेशन की बात करती हैं, यानी ये जो CAD वगैरह बढ़ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। दूसरा ये ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं कि ये जो ट्विन चैलेंज है इससे जो कंट्री है वो किस तरह से जूझेगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को अभी भी ज़रूरत है कि दे कंटिन्यू टू वॉक टाइट रोप of balancing inflation and growth concerns as long as price gains remain above 6% mark of the ministry said in the monthly economic review। कि इनको जो है वो इन्फ्लेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, 6% पर लेकर के आनी पड़ेगी इन्फ्लेशन। ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा? सॉफ्टनिंग द ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बाय मे पुट अ लैश ऑन इन्फ्लेशन एंड बट their elevated levels also need to decline quickly to reduce India's CAD it noted। कि इंडिया के CAD यानी करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए हमें जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने प्राइसेस को, और इन्फ्लेशन को जो है वो हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? सॉफ्ट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उसके जो एलिवेटेड लेवल्स हैं उसको कम करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो गई है ना। तो इसके बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। ठीक है, तो ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से इसमें रशिया यूक्रेन वॉर का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, क्योंकि इनके प्राइसेस बढ़ने की वजह से, ऑयल के प्राइसेस मेजरली बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा और वो सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो ये जो है वो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा हमने जो है पहले भी FPIs के बारे में बात किया था कि जो P नोट्स है उनका इन्वेस्टमेंट भी US में जा रहा है। हमारे रुपये की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, और रुपये की वैल्यू कम हो रही है और जो डॉलर की वैल्यू है वो बढ़ रही है। तो उसके बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो हमें यहाँ पर सब चीज़ों को जो है वो एक तरह से बैलेंस बनाना पड़ेगा, है ना। तो वो सब चीज़ है कि क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हम रुपये के बदले डॉलर खर्च कर रहे हैं, मतलब हम ज़्यादा रुपये दे रहे हैं, और यहाँ पर ये सब चीज़ों की वजह से हमारे रुपये की वैल्यू भी कम हो रही है। आप देख सकते हैं कि लगभग 80 रुपीज़ जो है वो $1 हो चुका है, तो 79 पॉइंट समथिंग। तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल आया है, इसमें यह क्या बोल रहे हैं? द ग्रेट ओमिशन इन द ड्राफ्ट डिसेबिलिटी पॉलिसी। अभी हम बेसिकली इस आर्टिकल को पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पर राइटर क्या बोलते हैं। तो शशांक पांडे द्वारा ये जो है वो आर्टिकल पूरा का पूरा लिखा गया है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अनलेस देयर इज पॉलिटिकल इंक्लूजन ऑफ द डिसेबल्ड, द गोल ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड एम्पावरमेंट विल रिमेन इल्यूसिव। कि अभी भी जो है वो चीज़ें हमें बहुत सी ऐसी है जो क्लियर नहीं है। ठीक है, कब तक क्लियर नहीं होंगी? जब तक कि पॉलिटिकली इंक्लूजन नहीं होगा। अब ये पॉलिटिकल इंक्लूजन क्या है इस आर्टिकल में हम डिटेल में जानते हैं। तो बेसिकली बोल रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अभी अभी रिलीज़ किया है एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी पॉलिसी। ठीक है, जिसमें पब्लिक कमेंट्स वगैरह को सब चीज़ों को
इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर नेसेसिटी बताई है एक न्यू पॉलिसी की, जो कि हमारी 2006 वाली पॉलिसी को रिप्लेस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में पूरी बात की जा रही है। अब क्या प्रॉब्लम है 2006 की पॉलिसी की, इसको हम डिटेल में जानते हैं। तो बोला कि ये हमें ये नीड क्यों यहाँ पर महसूस हुई, क्योंकि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अभी भी इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो बोले कि इंडियाज़ साइनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, कि हमने यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को जब साइन किया, तो बोला इनैक्टमेंट ऑफ न्यू डिसेबिलिटी लेजिस्लेशन बना, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ बना, विच इंक्रीज द नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ फ्रॉम 7 कंडीशंस टू 21, and being a part to Incan strategy of Asian Pacific Decade of Persons with Disabilities 2013 से 2022। ठीक है, तो 2022 तक ये आपका इंडियन सेशन फॉर एशियन पैसिफिक डिकेड ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ रहा। और इसमें बेसिकली क्या बात किया कि जो 7 कंडीशंस होती थी डिसेबिलिटीज़ को डिफाइन करने की, वो 21 कर दी गई हैं बढ़ा करके। अब बोला कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो हम अपने आर्टिकल 29 पर यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो बोला कि आर्टिकल 29 जो है इस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये मैंडेट करता है स्टेट पार्टीज़ को कि वो इंश्योर करें कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको इफेक्टिवली फुली पार्टिसिपेशन दिया जाए पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ में, इक्वल बेसिस पर जो बाकियों को मिल रहा है उतना ही दिया जाए, एंड डायरेक्टली थ्रू द फ्रीली चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, उसके द्वारा इनको जो है वो ये अधिकार मिलना चाहिए। ये कन्वेंशन के जो 29 आर्टिकल है ये इसमें लिखा गया है। ठीक है, अब इसके इंचॉन के गोल्स क्या है, तो ये प्रमोट करेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस टू द डिसीजन मेकिंग, कि जो भी डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पर्सन को जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 है उसमें ये बोला गया है कि इसमें सारे के सारे ऐसे प्रिंसिपल्स को लेकर के चला जाएगा। जो भी एंटी डिस्क्रिमिनेशनरी कमिटमेंट है इस एक्ट के तहत वो रिकॉग्नाइज करती हैं कि पॉलिटिकल डिमेन जो होगा, ठीक है, वो डिसेबल्ड पर्सन्स को या पीपल को अलाउ करेगा वो अपने ह्यूमन राइट्स को रियलाइज कर सकें या उनको फंडामेंटल फ्रीडम्स जो है वो मिल सके। अब ये जो डॉक्यूमेंट है वो फेल हो गया है ये सब करने में, ये यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि यहाँ पर अब ये हम देखिए क्या करते हैं कि अगर हम रियलिटी की बात करते हैं, अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं कि हमें इन्हें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देना था, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देना था, इनको पॉलिटिकल इंक्लूजन भी देना था, पर हम बात किसकी करते हैं, हम हॉस्पिटल तक की बात करते हैं, हम जो है वो मेयरली ट्रांसपोर्टेशन तक की बात कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हम इससे ज़्यादा जो है वो इन पर्सन के बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मली हम एक चीज़ सोचें कि आपको अगर कोई नॉर्मली एक डिसेबल्ड पर्सन दिखेगा तो आप उसको किस नज़र से देखेंगे, कि आपको ये लगेगा कि ये बेचारा इसके साथ लाइफ में इतना अनजस्टिस किया है, आप उसको इस नज़र से देखेंगे या उसको अपने इक्वल देखेंगे। तो वो सब चीज़ों की बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो इनके राइट्स हैं उनको पीछे रखा जा रहा है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट या इंक्लूजन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही मिले। ठीक है, उसमें ये भी बताते हैं कि अगर हम इसकी बात करते हैं कि जैसे वोटर है एक जो है वो मेंटली डिसेबल्ड या किसी भी तरह से डिसेबिलिटी से जूझ रहा पर्सन है और वो वोटर है, मान लो कि वो अगर उसकी आई साइट ठीक नहीं है, अगर वो एक जो है वो विजुअली ब्लाइंड पर्सन है, तो वो जाकर के वोट करेगा, तो उसको वोट करने के लिए क्या ऐसा प्रावधान है, तो जो उसका राइट टू वोट है या जो उसका राइट है कि वो अपनी प्राइवेसी में वोट दे, वो जिसको देना चाहता है उसको वोट दे, तो वो उसको नहीं दे पाएगा, है ना, वो किस तरह से उसको दे पाएगा। तो वो सब चीज़ों की बात की जा रही है कि नहीं आप इन सब एरियाज़ को तो छोड़ गए, है ना, तो वो बात है। अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो सेक्शन 11 जो है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट का, वो प्रिस्क्राइब करता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या द स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको ये इंश्योर करना होगा ऑल द पोलिंग स्टेशन में कि आर एक्सेसिबल टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड ऑल मटेरियल्स रिलेटेड टू द इलेक्टोरल प्रोसेस आर इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द एक्सेसिबल टू दैम, कि उसको वो समझ पाए हर चीज़ों को और हर चीज़ को वो अपने ढंग से कर पाए। ये हर एक जो पोलिंग स्टेशन पर होना चाहिए, हर एक पोलिंग बूथ पर होना चाहिए।
ठीक है। तो ये जो है वो, हालांकि हम मानते हैं कि कुछ सालों से ये एक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में है, पर बावजूद इसके जो भी आपके डिसेबल्ड लोग हैं उनको जो है वो ये एक्सेसिबिलिटी का इशू रहता है, और वो इलेक्शन पर भी वो सब चीज़ें जो है वो आराम से नहीं कर पाते हैं। तो वो सब चीज़ों को यहाँ पर राइटर हमारा ध्यान इन सब बातों पर लेकर के जाना चाहते हैं। मोर है कि इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं हम, कि जो आपका मार्जिनलाइज कम्युनिटी के इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, लोग ऐसे लोगों की हम बात करते हैं, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने रिकोगनाइज किया दिस व्हेन दे प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो जब उन्होंने शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स को जो रिप्रेजेंटेशन दिया लेजिस्लेचर में, तो उस टाइम पर ये महसूस किया कि नहीं, इनको भी कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो डिसेबल्ड पीपल जो हैं आर नॉट रिप्रेजेंटेड इनफ एट ऑल। 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में नहीं आते हैं, और अगर आते भी हैं तो इसके बारे में जो एग्जैक्ट है डेटा हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो विजुअली डिसेबल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इंडिपेंडेंट इंडिया के, साधन गुप्ता, हार्डली फाइंड्स मेंशन इन आर पॉलिटिकल डिसेबिलिटी डिस्कोर्स, की कहाँ उनका मेंशन होता है। तो वी हैव ऑफन फेल्ड टू एक्नॉलेज डिसेबल्ड पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को, उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया हमने। तो वो सब चीज़ें रहती कि हम तो एक सेक्शन को पूछे पूरा का पूरा ही पीछे छोड़ रहे हैं, उसके बारे में बताते हैं। हम बोलते हैं कि मेक द राइट डील, कि जो गोल है इस पॉलिसी का, या जो डॉक्यूमेंट ऑफ इंक्लूसिवनेस की हम बात करें या एम्पावरमेंट करना है, ये हमारा तब तक नहीं हो सकता जब तक हम इनको पॉलिटिकल इंक्लूजन नहीं दे देते। ठीक है, तो जो पॉलिसी है वो फॉलो करेंगे हम उनको फॉर pronged and approach and building a capacity for disabled people and organization, empowering them, their members, and through training in the electoral system and government structure, basic organization and capacities। तो एडवोकेट करेंगे, स्किल्स वगैरह डालेंगे, क्रिएशन करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे, कुछ भी चीज़ें हम लेकर के यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये तब तक जो है वो अच्छे से इंक्लूड नहीं हो सकते हैं कि हमें वो चीज़ें, इनको स्किल्स प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी, उस एरिया में वो सब चीज़ें करवानी पड़ेगी। अब ये डॉक्यूमेंट जो है वो इसके ऊपर एम्फेसाइज करता है कि ये जो पॉइंट दैट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट वर्क टुगेदर, दोनों को साथ में मिल करके काम करना होगा, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ में मिल करके, कि वो एक राइट डील कर सके, और इनका जो राइट डील है वो, मतलब कि एक राइट है वो सच में ही इनको जो है वो मिल सके, जो पॉलिटिकल राइट्स है या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो इन लोगों को भी मिल सके, इसके बारे में यहाँ पर टोटल बात की जा रही है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एक एमसीक्यू की। बोला, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ रिट पिटिशन कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो आपको जो है वो इसका आंसर देना है। हमारे पास ऑप्शन है आर्टिकल 226, आर्टिकल 34, आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 32। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर आप फॉलो करते हो और अच्छे से सुने हैं तो इसका आंसर आप बहुत ईजिली दे सकोगे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आर्टिकल 32 के तहत हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। अच्छा, ये सेम जो हमारे पास राइट होता है ये हाई कोर्ट के लिए भी होता है, बट अंडर आर्टिकल, ये आर्टिकल का नाम आपने बताना है कि हाई कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत हम सीधा फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने पर जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, केरला रिपोर्ट्स इंडियाज फर्स्ट मंकी पॉक्स केस। तो केरला में इंडिया का पहला मंकी पॉक्स केस जो है वो आ गया है। ये 35 साल के जो बुजुर्ग हैं, उनको, बुजुर्ग तो नहीं बोलेंगे हम इन्हें, 35 साल के जो आदमी हैं इनको यहाँ पर ये देखने को मिला है। ये यूएई से आए और फिर ये पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं इसके लिए। ठीक है, तो इसके बारे में जो है वो कुछ चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, तो ये जो मंकी पॉक्स डिजीज़ है, ठीक है, अब यहाँ पर आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, इन्होंने कंफर्म किया है इस डिजीज़ को कि इनको है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं, इनके बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, बाकी इस डिजीज़ के बारे में मैं डिटेल में आपसे बात करूँगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि मंकी पॉक्स डिसीज़ में कुछ इस तरह के जो है वो दाने हो जाते हैं। ठीक है, स्मॉल पॉक्स की तरह ही कुछ दिखता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं मंकी पॉक्स के? तो इसके सिम्टम जो है वो लास्ट बिटवीन 2 to 4 वीक्स। हेडेक होना, फीवर होना, थोड़ा एग्जॉशन होना, या स्वॉलन लिम्फ में थोड़ी स्वेलिंग होना, नोड्स वगैरह होना। तो कई बार नोड्स बन जाती हैं जैसे, और वो हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उससे डील कर रहा होता है। ठीक है, मसल एक होना, ठीक है, उसके अलावा लेजन्स हो गया, या बैक एक होना, या चिल्स होना, मतलब
ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अच्छा, मंकी पॉक्स ट्रांसमिट कैसे होता है? अब देखिए, ये एक जो है वो जूनोटिक डिजीज़ है, यानी कि ये इंसान को कैसे हो सकता है? ये हो सकता है इन्फेक्टेड किसी जानवर से, या इन्फेक्टेड जानवर का अनकुक्ड मीट खाने की वजह से हो सकता है, या उनके संपर्क में आने की वजह से हो सकता है। तो मंकी पॉक्स इज़ अ कज़न ऑफ स्मॉल पॉक्स वायरस, तो इसको कज़न बोला जा रहा है स्मॉल पॉक्स वायरस का, उसी की तरह ही है। एंड कॉजिंग सिमिलर बट माइल्डर सिम्टम्स इन ह्यूमंस, की कुछ थोड़े बहुत सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सीडीसी के द्वारा हमें ये चीज़ जो है वो बताई जा रही है। अब बोल रहे हैं कि ये लेस ट्रांसमिटेबल होता है देन स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स बहुत ही जल्दी फैलता है। आपसे देखिए, मैं डायरेक्ट वही चीज़ें आपको बता रही हूँ जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल्स और अदर ह्यूमंस, तो वैसे भी आपका ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकता है, या ह्यूमन टू एनिमल हो सकता है, या एनिमल टू ह्यूमन हो सकता है, उस तरह से ये फैल सकता है। तो एनिमल पासिस द डिजीज टू ह्यूमंस ईदर थ्रू अ बाइट और अ स्क्रैच, उस तरह से फैल सकता है। एंड पीपल कैन ऑल्सो कैच मंकी पॉक्स फ्रॉम प्रिपेयरिंग द कंज्यूमिंग इन्फेक्टेड बुश मीट, अगर हम इन्फेक्टेड मीट खाते हैं तो वहाँ से भी ये हो सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अकर्स ईदर थ्रू हगिंग या टचिंग और प्रोलॉन्ग फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, तो उस वजह से ये जो है वो हो सकता है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में बता देते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1952 में, तो आज से करीब 70 साल पहले जो है वो इसका इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था। इसका लोकेशन पुणे महाराष्ट्र में है और हेडक्वार्टर भी इसका। इसके चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर प्रिया अब्राहिम इसके जो है वो चेयरपर्सन है अभी इस समय, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द डिबेट अराउंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स। बेसिकली फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, थोड़े से डिबेट में आ गए हैं, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है। और व्हाट आर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स एंड हाउ विल इट अफेक्ट फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन ट्राइबल्स, की क्या ये रूल्स हैं और ये किस तरह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को या ट्राइबल्स को इम्पैक्ट में डालेंगे, या फिर गवर्नमेंट जो है वो कैसे किस तरह से इसमें अपडेट करना चाहती है, वो सब चीज़ें हम जानेंगे। तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स है वो प्रिस्क्राइब करते हैं प्रोसीजर को टू बी फॉलोड फॉर फॉरेस्ट एंड टू बी डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूजेस, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे या डेवलपमेंट वगैरह अगर हमें करना है तो हम क्या करते हैं, जंगलों को काटते हैं। तो जंगलों को काटने के लिए उस समय हमारे पास क्या क्या साधन है, या हम क्या क्या रूल्स हैं जिसके रिगार्डिंग हम ये सब चीज़ जो है वो कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब बोला है कि लेटेस्ट वर्जन जो इसका है वो क्या चीज़ें बताता है, उसमें कुछ चेंज हुए हैं इस एक्ट में, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं कोर्ट ने, कोर्ट की रूलिंग के अनुसार, वो सब बातें हम करेंगे। और बोले इस अपडेशन से पहले जो स्टेट बॉडीज़ थी वो क्या कर सकती थी, वुड फॉरवर्ड द डॉक्यूमेंट्स टू द एफएसी को ये डॉक्यूमेंट दे सकती थी और वैसे सब चीज़ें कर सकती। तो अभी हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि ये क्या है, एफएसी क्या है और ये सब चीज़ें क्या है, तो उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो बोला कि ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स हैं क्या, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन की जब हम बात करें, इन रूल्स की हम बात करें, तो ये डील करते हैं हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 से, ठीक है। तो ये जो है वो प्रिस्क्राइब करता है पूरा का पूरा प्रोसीजर जो फॉलो किया जाएगा जब भी हम फॉरेस्ट को डाइवर्ट करेंगे नॉन फॉरेस्ट्री लैंड में, जब कुछ भी हमें कंस्ट्रक्ट करना है, चाहे हमें जो है वो यहाँ पर हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है या डेवलपमेंट के लिए रेलवे लाइंस बिछानी है, माइनिंग लगाना, तो वो सब चीज़ों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बोल रहे हैं कि 2009 से पहले के बाद में क्या हुआ कि जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसने एक ऑर्डर पास किया था और उसने ये चीज़ मैंडेट कर दी कि यहाँ पर जो है वो प्रपोजल तब तक नहीं माना जाएगा जब कोई भी प्राइवेट फर्म या कंपनी आ रही है और वो बोल रही है कि मुझे ये सब डेवलपमेंट करना है, प्राइवेट हो गया या गवर्नमेंट हो गया, कुछ भी है, वो तब तक उनका ऑर्डर जो है वो पास नहीं किया जाएगा जब तक एफएसी यानी कि आपकी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है वो कमेटी जब तक यहाँ पर लेटर जो है वो नहीं दे स्टेट्स स्पेसिफाइंग स्टेट को या फॉरेस्ट राइट के अकॉर्डिंग कि ये जो है वो नहीं हो जाता कि कुछ भी फॉरेस्ट राइट्स यहाँ पर हनन नहीं हो रहे। अब यहाँ पर जो बोर्ड का एम क्या है, बोले कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। बट ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट की कुछ मतलब ब्रेक्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट टू हाइव ऑफ फॉरेस्ट लैंड और जो उसको बचाना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ों में भी आ रहा है कि जो बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करना चाहते हैं या कुछ चीज़ ऐसी कमर्शियल प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रेडी हो जा रहा है।
ठीक, मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ। बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि ये जो एक्ट है ये तो बचाना चाहता है जंगल को, ये प्रोटेक्ट करना चाहता है किसको, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहता है। बट जो हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है कि हम डेवलपमेंट भी तो करना चाहते हैं। तो जो हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं उस डेवलपमेंट के लिए हमें जंगलों को काटना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये एक कॉन्फ्लिक्ट रेडी हो रहा है वहाँ पर। तो बोला कि जो फॉरेस्ट लैंड है बियॉन्ड 5 हेक्टेयर्स, अगर हम इसकी बात करें तो 5 हेक्टेयर से ऊपर जो अगर जो भी लैंड होगा, अगर उसको डाइवर्ट करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको क्या करना लेना पड़ेगा, एक अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ये होगा एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के द्वारा। और जो कि कमेटी कौन सी है, ये आपकी कमेटी है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, FAC इसको मैं आगे से बोलूँगी, आपने समझ आना है। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी को मैं FAC बोलूँगी। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या चाहिए, हमें अप्रूवल चाहिए, और ये अप्रूवल मिलेगा FAC के द्वारा। तो बोला ये जो कमेटी है ये पूरा एग्जामिन करेगी कि नहीं यूज़र एजेंसी जो है, जो ये बात बोल रही है कि हमें जंगल को हटाना है, जिसने रिक्वेस्ट किया है फॉरेस्ट लैंड को, एक जो है वो क्या वो यहाँ पर कन्विंस कर पा रही है, उसके पास ऐसे ग्राउंड्स हैं कि वो रियलिटी में यहाँ पर ये सब चीज़ें करेगी जो वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस सब के लिए जो है वो उनको इंश्योर करना होगा कि जो भी डैमेज आप कर रहे हो, आप जो पेड़ों को आपने काटा या डेन्यूड किया, ये लोकल लैंडस्केप को जो भी आपने किया है, तो ये मिनिमल होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, सेड एंड डजंट कॉज डैमेज टू वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ को कोई नुकसान भी नहीं उसको पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो बोला कि अगर FAC यहाँ पर कन्विंस हो गई एक बार और उसने अप्रूव कर दिया, या फिर मान लो उसने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल को या अप्रूव कर दिया, तो उसके बाद वो फॉरवर्ड हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाता था। अब फिर उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर इंश्योर करेगी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को वायलेट तो नहीं कर रहा है, कि उसके जो रहने वाले यहाँ पर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं या जो ट्राइबल लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्या उनके साथ में कंपाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उनके खिलाफ जा रहा है। FAC का अप्रूवल का एक और ये भी मतलब होगा कि फ्यूचर में आपने ये जो लैंड हमसे लिया है, ये जो जंगल का लैंड आपने लिया है अपनी डेवलपमेंट के लिए, इस लैंड के बदले में यहाँ पर जो भी आपने एफॉरेस्टेशन किया है उसके बदले में आपको कुछ नेट प्रेजेंट वैल्यू देनी पड़ेगी, जो 10 से 15 लाख पर हेक्टेयर के हिसाब से रहेगी। अब बोला अब अपडेटेड रूल्स क्या कहते हैं, तो हमने देख लिया कि पुराने रूल्स क्या थे, अब अपडेटेड रूल्स के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो बोला जो लेटेस्ट वर्जन है इन रूल्स का वो यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर क्या जो भी अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं इस रूल में, 28 जून कब हुई है, 28 जून 2022 को यहाँ पर अमेंडमेंट्स हो गई। तो बोला यहाँ पर पार्लियामेंट जो है उसने शेड्यूल किया है इस बिगिन टू मॉनसून सेशन जो 18 जुलाई से चल पड़ेगा। तो उसमें सब चीज़ें ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर न्यू रूल्स जो होंगे वो अकॉर्डिंग टू द सेंटर स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ अप्रूवल्स टू अप्रूवल्स की तरफ को जा रहे हैं। तो बोला ये जो रूल है ये प्रोविज़न बनाते हैं प्राइवेट पार्टीज़ को कल्टिवेट करना, प्लांटेशन करना, कि आप जो है वो प्राइवेट पार्टीज क्या करेंगी कि ये जो लैंड है, देखिए मान लीजिए कि ये एक खेत है या ये एक लैंड है, मान लो ये फॉरेस्ट लैंड है, तो फॉरेस्ट लैंड पर यहाँ पर ये ए फार्म है और इसको कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, तो यहाँ पर बी फार्म जो है वो बैठी हुई है और वो क्या कर रही है, वो स्पेशली एक लैंड पर फॉरेस्ट एरिया लगा रही है। ठीक है, तो बोला कि वो कल्टीवेट कर रही है, पहले से ऑलरेडी प्राइवेट पार्टीज जो है वो कल्टीवेट करेंगी या प्लांटेशन करेंगी और उनको बेचेंगी कंपनीज को जो जिनको जो है वो कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन टारगेट्स चाहिए। तो ये जो है वो इसको अप्रोच कर सकती है और ये इससे इनके बीच में एक डील हो सकती है कि बदले में जो मुझे प्लांटेशन करना था वो ये सब चीज़ें वहाँ से हो सकती हैं, मतलब वहाँ से निकल के आ सकती है। बोला दिस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट विल हेल्प इंडिया टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर, इससे फॉरेस्ट कवर जो है वो पूरा होगा इंडिया का। ठीक है, और उसके साथ में वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी जो स्टेट डू नॉट फाइंडिंग लैंड विद देयर जुरिडिक्शन फॉर द कंपनसेटरी पर्पसेस, कि स्टेट को जो नहीं मिल रहा है कि कंपनसेटरी पर्पसेस के लिए आप जो है वो यहाँ पर लैंड लाइए और इस लैंड पर आपने ये सब काम कर देना है, तो स्टेट को तो नहीं मिल रहा है पर ये चीज़ जो है वो हमारी सरकार कर सकती है। बोला वाइल दिस हैज़ इन्वाइटेड इट्स ओन कंट्रोवर्सी, अब इसकी अपनी कंट्रोवर्सी चली हुई है कि लेटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कंटेंशन निकल के आ रहा है कि दो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स हैं उनकी वजह से, ये जो नए रूल्स हैं उनकी वजह से क्या हो सकता है कि जो ट्राइबल लोग हैं या जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग है कि उनको जो है वो ये कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है,
उनके हिसाब से चीज़ें नहीं चल पाएंगी। तो ये चीज़ यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब हो रहा है कि इससे पहले अपडेटेड रूल से पहले की बात करें तो स्टेट बॉडीज़ जो थी वो खुद डॉक्यूमेंट देती थी, एफएससी को खुद बताती थी कि इन्फॉर्मेशन देती थी कि नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, फॉरेस्ट राइट्स को ये कर रहे हैं कि नहीं, या लोकल्स को ये देख रहे हैं कि नहीं, जो वहाँ पर रह रहे हैं ट्राइबल का क्या होगा, वो सब चीज़ें। और 2009 में मैंने अभी भी आपको बताया कि जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें ये बोला गया था कि तब तक एफएससी उनको जो है वो डिक्लेरेशन नहीं देगा जब तक कि उसको स्टेट से एक लेटर नहीं मिल जाए जो कि स्पेसिफाई करेगा कि फॉरेस्ट राइट तो हनन तो नहीं हो रहे हैं कहीं, या फिर यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको तो कोई हानि तो नहीं हो रही है, या फिर सेटल्ड एंड ग्राम सभा वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो विलेजेस जो यहाँ पर रहते हैं उनको कोई हानि तो नहीं हो रही है, या उनका कंसेंट है, उनका रिटन कंसेंट है, या उनको डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट करने में उनका रिटन कंसेंट है, वो सब चीज़ों की बात कर रहे थे। तो बोला यहाँ पर जो है वो एक, अगर हम बात करें कि देयर हैव बीन अ सीरीज ऑफ ऑर्डर्स बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ओवर द ईयर्स एंड फ्रिक्वेंटली अपोज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, कि उसको अपोज करते हैं कि नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा ये आपका आ गया था न्यूज़ में ये आर्टिकल, ठीक है। तो न्यू रूल्स जो है वो कोडिफाई करते हैं और ये पूरा का पूरा बताते हैं कि एक बार अगर एफएससी ने अप्रूव कर दिया तो इट विल देन बी पास्ड ऑन द स्टेट अथॉरिटीज़, उसके बाद स्टेट अथॉरिटीज़ के पास में जाएगा और वो कलेक्ट करेगा जो भी कंपनसेटरी फंड उसको लेने हैं लैंड के लिए, वो सब चीज़ें उनको देगा और पूरा फाइनल अप्रूवल कर देगा। और जो प्राइवेट पार्टीज़ है वो पूरा का पूरा अपना हिसाब किताब वैसे चलाती रहेंगी। तो बोला कि ओनली इन पासिंग इट मेंशन दैट द स्टेट विल इंश्योर, क्या इंश्योर करेगा, सेटलमेंट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एप्लीकेबल ये है कि नहीं है, वो इसी से क्या कर लेगा। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही है। बोला कि व्हाट इज़ द गवर्नमेंट्स पोजीशन, गवर्नमेंट की पोजीशन क्या है। तो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, वो बोलते हैं कि मिस्टर रमेश अंडरलाइनिंग दैट फुलफिलिंग एंड कंप्लाइंग विद एफआरए जो हमारे फॉरेस्ट राइट्स हैं 2006 वॉज एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस कुड बी अंडरटेकन बाई स्टेट्स एट एनी स्टेज, कि स्टेट्स उनको पूरा अपना देख सकती हैं। तो फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रोसेस जो है वो कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ एफआरए इज मेंशन इन द रूल्स बिफोर स्टेट ऑर्डर डाइवर्जन ऑफ द लैंड, ठीक है। तो उसमें ये सब चीज़ें जो है वो ऑलरेडी मेंशन की गई हैं। तो बोला कि किस तरह से ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बोला कि 2019 में जो एनालिसिस निकल के आया, जो लीगल इनिशिएटिव है फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट का, दैट हैज़ फाउंड द एफएससी जनरली अप्रूव्स द लैंड डाइवर्जन विदाउट एग्जामिनिंग और क्वेश्चनिंग, कि कुछ भी ना एग्जामिन करें ना क्वेश्चन करें, ऐसे ही जो है वो उसको कर दिया जा रहा है। तो बोला कि 6 मंथ तक फिक्स फर्स्ट 6 months of 2019 ऑफ द 240 प्रपोजल्स वर कंसीडर्ड फॉर डाइवर्जन, तो उनको डाइवर्जन के लिए दे दिया गया था एंड नॉट फॉरेस्ट्री पर्पस, मतलब ऐसे ही दे दिया गया। तो 193 प्रपोजल्स को रिकमेंड किया गया, 40 प्रपोजल्स को जो है वो यहाँ पर डेफर किया गया एंड 7 को रिजेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर रिकमेंडेशन ऑफ 193 प्रपोजल जो है उसका मतलब ये है कि 9220.64 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस के लिए फॉरेस्ट लैंड है जिसको नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस के लिए बनाया जाएगा। जो भी रेलवे लगाने हैं, माइनिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर या हाइडल पावर प्रोजेक्ट वगैरह लगाने हैं उसके लिए, तो ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो न्यूज़ में उठ कर के आ गया है, ये सब बातें निकल के आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडिटोरियल का आर्टिकल है, वो है कि ब्रिजिंग द गैप। आप सबको पता है कि अभी कल जो है वो यहाँ पर रिपोर्ट जारी हुई, कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ हुई है कल, तो हुई है आपकी जेंडर गैप रिपोर्ट। अब जेंडर गैप रिपोर्ट के रिलीज़ होने के बाद में ये जो गैप है जो कि मैन और वुमेन के बीच में गैप है या फिर ये जो जेंडर का गैप है उसके बारे में यहाँ पर ये बड़ा ही शानदार आर्टिकल है। तो बोल रहा है कि अगर हमें इक्वालिटी को अचीव करना है, जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रिज द गैप बिटवीन मैन एंड वुमेन इज़ अ लॉन्ग डिफिकल्ट वन, मतलब कि बहुत ही लंबा समय लगेगा इसको हमें फुलफिल करने के लिए और बहुत ही टफ भी है। अगर हम बात करें कि इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो और भी ज़्यादा अच्छा कर सके अपनी पॉपुलेशन के लिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का जो रैंक है वो बहुत ही खतरनाक रहा। कितना रैंक रहा हमारा, 135 रैंक रहा, 146 कंट्रीज़ में से 135, जो कि बहुत ही ख़राब रैंकिंग थी, ठीक है। और अब यहाँ पर हम न्यू डेटा की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की रैंकिंग 2021 में 140 थी पर 156 में से थी, ठीक है। और अभी हमारी 146 में से जो है वो 135 रैंकिंग है और पहले
156 में हमारी 140 रैंकिंग थी। तो बोला कि यहाँ पर कंट्रीज जो है वो हार्डली ब्रिंग्स एनी चेयर एज इंडिया हैज़ फेयर्ड द वर्स इन द लास्ट 1 पैरामीटर्स। और वो कौन सा पैरामीटर है? वो है हेल्थ एंड सर्वाइवल। हेल्थ एंड सर्वाइवल में तो हम बॉटम में हैं, हम लास्ट स्पॉट में हैं, आपको मैंने कल भी बताया था। तो वो सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया। अब हो रहे कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो हमारी जो है वो यहाँ पर 4 डायमेंशन को लेकर के चलता है। ये 4 डायमेंशन आपको पेपर में पूछी जा सकते हैं, तो आपने याद रखने। कौन सी? एक तो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, कि कितना आप महिलाओं को इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करते हैं। हेल्थ एंड सर्वाइवल जिसमें हमारा लोएस्ट रैंक है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है वो हुआ नहीं प्रॉपरली, तो जो है वो उसकी वजह से भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं चीज़ें। जैसे सुषमा स्वराज की डेथ हुई, तो वो सब चीज़ें जो है वो उसके बाद में भी हमारी रैंकिंग जो है वो इस एरिया में गिरना लाजमी था, क्योंकि महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में वो बहुत ही कम है। अब हो रहा है कि इंडिया रैंक्स पोरली अमंग इट्स नेबर्स। बांग्लादेश की हमसे ज़्यादा अच्छी रैंक है, नेपाल की, श्रीलंका की, मालदीव्स और भूटान, हम इन सबसे लो चले गए हैं। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए इन कंट्रीज़ की क्या क्या रैंकिंग है, और फर्स्ट 3 यानी टॉप 3 कौन से नेशन हैं उनकी भी आप मुझे रैंकिंग बताइए। कल के लेक्चर में उन्हें डिटेल में बताई थी, अगर आपको नहीं आता है तो आप कल का लेक्चर देख सकते हैं। अब हो रहा है कि ईरान और पाकिस्तान की बात करें या अफगानिस्तान की बात करें तो यही इंडिया से कम है, अफगानिस्तान जिसमें बॉटम पर है ना। तो वो सब चीज़ों की बात की जा रही है, ठीक है। बोल रहे कि 2022 में देखें तो कमिंग ऑन द बैक ऑफ पेंडेमिक, जो इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पर आए, तो जेंडर गैप जो है वो उसकी वजह से भी बढ़ा। तो 68.1% बता रहे हैं, विच मीन्स कि करंट रेट ऑफ प्रोग्रेस जो है वो 132 ईयर्स लेगा हमें पूरी फुल पैरिटी तक पहुँचने में, ठीक है। अगर हम बोले कि 2 जेंडर इक्वल हो जाए तो ये इंडिया में होगा आफ्टर 132 ईयर्स। और अगर हम पूरे साउथ एशिया की बात करते हैं ना, तो साउथ एशिया में 197 ईयर्स लगेंगे, लगभग 200 साल। देखिए आप खुद ही सोचिए कितना लंबा समय है ये, इतना लंबा समय हमें लगेगा जिस पेस से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। बस ये बोल रहे हैं कि भाई जिस स्पीड से तुम चले हो ना, उस स्पीड से तुम्हारा मेंस तो दूर की बात है, प्री भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे तो तुम्हें 132 साल लगेंगे, तो सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। ये बात जो है वो राइटर बोल रहे हैं। बोले ड्यू टू ब्रॉड स्टैग्नेशन ऑफ जेंडर पैरिटी स्कोर्स की इतना ज़्यादा फर्क देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से इतने ज़्यादा साल लगेंगे हमें। तो बोले कि जो पैंडेमिक ईयर्स की अगर हम बात करें तो इनकम बहुत ही कम हो गई, विमेन को बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस करनी पड़ी हैं हर एक चीज़ में, चाहे फूड की बात कर ले, हेल्थ की बात कर ले, लड़कियों की जो है वो जॉब की बात कर ले या पढ़ाई की बात कर ले, हर एक चीज़ पे, है ना। जैसे आपको पता है कि जो डिजिटल एक गैप आ गया था कि जैसे घर में मान लो कि 2 मोबाइल फ़ोन है पर बच्चे 3 हैं, तो 3 में से जो है वो तीनों की ऑनलाइन क्लासेस लग रही है लॉकडाउन के टाइम पर, तो कौन कौन क्लास अटेंड करेगा और कौन नहीं करेगा, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही थी। तो उस वजह से यहाँ पर जो है वो सब चीज़ें निकल के आ रही हैं, है ना। तो यहाँ पर जो लड़कियों को ही हमेशा जो है वो पीछे रखा जाता है कि नहीं कोई बात नहीं तुम रहने दो, तो वो उस जगह पर भी बात करें कि जो लड़कियों की एजुकेशन है उसके ऊपर भी असर देखने को मिला, लॉकडाउन की वजह से और भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हुई। अब हो रहे कि लेटेस्ट जो NFHS डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है 2019 से 21 का, वो शो करता है कि 57% ऑफ विमेन जो कि 15 से 49 ईयर्स की हैं वो एनीमिक है। और ये 15 से 16 यानी कि 2015 से 16 में यही विमेन का डेटा 53% था। तो सोचिए कि 53% महिलाएं 2015 से 16 में एनीमिक थी और 2019 से 21 में ये डेटा बढ़ जाता है, गिरने के बजाय बढ़ जाता है, तो हमारी रैंकिंग तो गिरेगी ही ना। अब बोला कि 88.7% ऑफ मैरिड वुमेन जो है वो घर के जो डिसीजन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करती हैं, पर सिर्फ 25.4% ही महिलाएं हैं जो कि 15 से 49 ईयर्स की हैं और वो काम करती हैं द एटलीस्ट 12 मंथ्स वर पेड इन कैश, कि उनको कैश में जो है वो सैलरी मिलती है। तो बहुत ही कम डेटा है हमारे पास यहाँ पर। बोल रहे कि वुमेन जो जिनके बैंक अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है वो खुद जिसका इस्तेमाल करती हैं वो अभी बढ़े हैं थोड़े से 78.6%। कौन सी स्कीम के तहत? प्रधानमंत्री जन योजना के तहत, जनधन योजना के तहत। बट वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स हैज श्रंक, तो इसमें ये कम हो गई है,
ठीक है, तो उसके बारे में बात करें। अब जो आपका अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इस डेटा के अनुसार हम बात करें 2016 से 17 में 15% महिलाएं ऐसी थी जो कि एम्प्लॉयड थी और या फिर जो जॉब को ढूंढ रही थी। बट ये डेटा भी अब गिर चुका है, ये 15% से 2021 से 22 में 9.2% तक हो चुका है। तो महिलाएं और भी ज़्यादा कम हो गई हैं जॉब वाले सेक्टर में। तो बोले कि अब हमारे पास वे अहेड क्या है कि किस तरह से आप इंडिया को जो है वो एक अच्छी रैंकिंग पर ला सकते हैं। तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए? एक तो सबसे बड़ी बात कि विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो लीडरशिप पोजीशन में, वो लेकर के आना होगा आगे। पॉलिटिकल उनको रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कि विमेन गेट ग्रेटर एक्सेस टू जॉब एंड रिसोर्सेज, उनको आगे से मिल सके, ठीक है। वैसे भी जो है वो ये सर्वे पहले भी निकल के आ चुका है कि जहाँ पर महिलाएं आगे होती हैं वो आपका सेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा आगे तक जाता है और तरक्की करता है। अब बोले कि गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ पर क्या बोला है, इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट टू मूव बियॉन्ड टोकनिज्म्स एंड हेल्प विमेन ओवर कम स्टैगरिंग इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर्स, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी आपकी रहती है कि महिलाओं को जो है वो, आप देखिए कि जॉब्स में ना वैसे भी महिलाओं को जो है वो प्राइवेट की अगर हम बात करें तो कम प्रेफर किया जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर जो उनको मैटरनिटी लीव मिलती है। क्योंकि मैटरनिटी लीव में क्या होता है कि आपको पेड जो है वो लीव होती है वो, ठीक है, जिसमें आपको ऑफिस में आना भी नहीं है पर आपको पेड लीव होनी होती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो है वो चलती है। तो यहाँ पर जो है वो ये सब चीज़ें निकल के आती है। तो महिलाओं को वैसे भी जो है वो कम रखा जाता है कि आगे आकर के नहीं जाए, तो वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल था। चलिए बात करते हैं कुछ हमारे MCQs की। तो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो कल ही मैंने आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस बताया था। तो आई होप आप इसको कर पाएंगे। पहला है रिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, बी कलेक्टिव लाइबिलिटी, सी लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड डी सिंगल एग्जीक्यूटिव। तो पूछा क्या गया हमसे कि कौन सा नहीं है, तो नॉट को ध्यान में रखना, आपने ऐसे आंसर नहीं दे देना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन आपका डी, यानी कि जो सिंगल लीडरशिप है वो आपकी इसमें नहीं होती। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो फीचर्स है वो क्या क्या होंगे? एक तो डुअल एग्जीक्यूटिव होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि दो होते हैं आपके हेड, एक नॉमिनल हेड होते हैं, एक रियल हेड होते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका मेजॉरिटी पार्टी रूल रहता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, डबल मेंबरशिप होती है, प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप होता है ना, या डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस रहता है एंड हाउस ऑफ फ्यूजन ऑफ पावर भी होता है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेरिट ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की इनमें से मेरिट कौन सी नहीं है? तो बोला है कि परमानेंट गवर्नमेंट, कन्फर्मेशन इन पॉलिसीज, या लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन एंड गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स। तो कल हमने बहुत ही अच्छे से डिफरेंस देखा था, तो आई होप आप इसका आंसर भी बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि आपका फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट होगा, नो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, कोई डिसोल्यूशन नहीं होता है, एंड सेपरेशन ऑफ पावर होता है। तो ये हमारे पास टोटल इसके फीचर्स रहते हैं। आई होप आपको यहाँ पर सब चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी मेरिट नहीं थी? ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो इसका आंसर था, ठीक है। तो ये था आपका आज का द हिंदू का डिस्कशन। आप आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस जो भी मैं आपसे सवाल पूछती हूँ उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए, क्योंकि मैं जो है वो हर कमेंट पढ़ती हूँ, तो उससे मैं आपको देख सकती हूँ कि आप कितना पढ़ रहे हैं और आपका क्या प्रोग्रेस है। तो वहाँ से मैं चीज़ों को देख पाती हूँ, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फर्दर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। थैंक यू।